अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ जहाँ सोशल मीडिया के थ्रू हमारी बात, हमारे डिस्कशंस पहुँचते रहते हैं, वहाँ वहाँ आप लोगों को कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिल जाता होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की बात को आगे बढ़ाते हैं। हम जितनी भी बातें अभी तक करते हुए आए हैं वो बातें हैं तसव्वुफ़ की, स्पिरिचुअलिटी की। और स्पिरिचुअलिटी की, तसव्वुफ़ की एक बेस लाइन है, वो बेस लाइन है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। सारी बात वहां से शुरू होती है। अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर तसव्वुफ की कोई बात आपको समझ में नहीं आएगी। अब तसव्वुफ में एक और एस्पेक्ट है, वो है कि जिस पानी में आप रहते हैं उस पानी का आपको पता रहता है। मिसाल, जिस माहौल में आप रहते हैं उस माहौल की आप खबर रखते हैं, जिन हालात में आप होते हैं उन हालात को आप जानते हैं, जिसको आप कहते हैं प्रेजेंट सिनेरियो। क्या कंडीशंस हैं, क्या सिनेरियोज हैं। आज का डिस्कशन इसी में से एक वाक़े पर है। एक ऐसा वाक़या जो कुछ दिन पहले पेश आया, ऐसा सानेहा, ऐसा दर्दनाक वाक़या जिसमें 26 मासूम लोगों की जानें दो दहशतगर्दों ने ले ली। अब होता यह है कि मैं यहाँ पर रेफरेंस देना चाहूँगा डॉक्टर विकास का, जो दृष्टि आईएएस कोचिंग की तैयारी करवाते हैं, आईएएस की, सिविल सर्विसेज की, और उसके बहुत प्रोमिनेंट टीचर हैं। और उनके बोलने का अंदाज, बात समझाने का अंदाज इतना सलीस, इतना प्यारा है कि अगर शायद आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं तो उनको सुने ज़रूर। मैं ये नहीं कह रहा शायद आप उनकी हर बात से इत्तेफाक रखें, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको बात समझाने का, बात समझने का एक खूबसूरत लहजा नज़र आता है। उनका एक वीडियो है जिसका लिंक हम इस वीडियो के नीचे ज़रूर डाल देंगे ताकि आप लोग उस वीडियो को पूरा देख सकें। उन्होंने एक इंसिडेंट बताया, जब ये टेररिस्ट अटैक हुआ है कश्मीर में, पहलगाम में, तो इसके फ़ौरन बाद उनके ऑफिस का कोई लड़का था, यंग लड़का, जो ऑफिस पहुंचा है। और वो जब ऑफिस आया है तो बहुत शदीद गुस्से में था, परेशान था। जाहिर सी बात है, वो टीचर है, उनके पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। उन्होंने देख के समझ लिया। उन्होंने उससे पूछा, भाई क्या, क्यों परेशान हो, क्या बात है, तुम बहुत स्ट्रेस में लग रहे हो, बहुत परेशान लग रहे हो। उसने कहा, सर जो वाकया हुआ है, ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसके बाद मेरा खून खौल रहा है। उन्होंने कहा, बिल्कुल जायज़ बात है, खून खौलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। 26 मासूम जानें चली गई हैं। एक जान की कीमत ऐसी है कि पूरी ह्यूमैनिटी चली जाए तो पूरी नहीं हो पा रही होती, तो 26 गई हैं, तो खून खोलना चाहिए, ऑब्वियस। फिर उसने और बात बताई। उस लड़के ने कहा कि मैं जब ऑफिस आ रहा था सुबह में, तो मेरे साथ, अब बस में या मेट्रो में, जिसमें भी वो ट्रैवल कर रहा था, मेरे साथ एक मुस्लिम बैठा हुआ था। और मुझे उसके साथ बैठ के एक एजिटेशन फील हो रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि मैं इस पे हमला कर दूं या इसको नुकसान पहुंचा दूं। ये जस्ट ऑफ इट है, पूरी बात का आप वीडियो में देख सकते हैं पूरी बात। फिर खैर उन्होंने पूरी बात एक्सप्लेन करी, इस इंसिडेंट के बारे में बताया है और टेररिज्म के बारे में बताया है। लेकिन ये वीडियो बनाने का सबब या वजह ये बन रही है कि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो हम देखते हैं कि ग्रुप्स या सब ग्रुप सामने आते हैं। ऐसी चीजें सामने आती हैं जिसमें हमें नजर आ रहा होता है कि कुछ आइडियोलॉजी इस तरफ है, कुछ आइडियोलॉजी पैसिफिस्ट हैं, या ये कह लें खामोश हैं, और उससे एक कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ रहा है। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ, ये आसान करने के लिए। हम इस वीडियो में सवाल के बजाय उन उन ग्रुप से बात करने की कोशिश करेंगे या उनको समझने की और समझाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कोई ना समझे, लेकिन आपका अपना फरीजा ये है, आपका अपना फर्ज ये है कि अगर आप इंसानियत के नाते अच्छा काम करना चाहते हैं तो करते चले जाएं। जैसे मैंने बॉब मार्ले का वो मशहूर किस्सा इससे पहले भी बताया है, और शायद जिसने मेरी जिंदगी में बहुत असर डाला जिस किस्से ने, वो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ उसको, कि बॉब मार्ले को किसी उसके शो से पहले किसी ने गोली मारी और वो काफी इंजर्ड हुआ। 2 दिन बाद शायद उसका शो था और वो फौरन अपने शो पे पहुंच गया। जब 2 दिन हुए पूरे हॉस्पिटल के बाद वो शो पे पहुंचा, तो उसके जो अच्छे जो लोग उसकी परवाह करते थे, फिक्र करते थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम रेस्ट कर सकते थे, इतना बड़ा हादसा हुआ है तुम्हारे साथ। तो उसका खूबसूरत जुमला, वो अल्फाज मैं चाहूंगा कि आपके जहनों में गूंजे। उसने ये कहा कि जो लोग इस दुनिया को खराब करना चाहते हैं वो लोग तो ऑफ नहीं लेते, वो लोग छुट्टी नहीं लेते, वो लोग बैठते नहीं है। मैं तो इस दुनिया को अच्छा करना चाहता हूं, मैं क्यों बैठ सकता हूं, या मैं कैसे बैठ सकता हूं।
मेरी जिम्मेदारी तो बहुत ज्यादा है। तो ये खूबसूरत बात अगर हमारे और आपके जहनों में रहेगी तो हम ये कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि किसी तरह से केओस ना फैले, किसी तरह से नफरतें ना फैलें और जायज बात हो। खैर, अब उन ग्रुप्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। एक ग्रुप तो वो है जिसमें एक लाजिमन एजिटेशन आना है, और वो इस वजह से आना है कि भाई दो टेररिस्ट आए, उन्होंने पर्टिकुलर किसी का रिलीजन पूछ के उनको उनकी जानें ले ली, और उस वजह से जितने भी लोग उस रिलीजन को बिलोंग करते हैं या उस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, अगर यहाँ पे रिलीजन ना हो, आइडियोलॉजी हो, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, इकोनॉमिक क्लासेस हो, जैसे मार्क्स के रेवोल्यूशन में हो गया था, तो भी ये बात बनती है कि भाई क्योंकि मैं इस रिलीजन को, इस आइडियोलॉजी को, इस इकोनॉमिक क्लास को बिलोंग करता हूं या इस कास्ट को बिलोंग करता हूं या मेरा रंग ये है, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो जो करने वाला है मैं उसको भी ऐसे ही नापूंगा, मैं उसको ऐसे ही तोलूंगा कि ये भी जिस रंग को, जिस नस्ल को, जिस आइडियोलॉजी को, जिस इकोनॉमिक क्लास को बिलोंग करते हैं, ये सब भी ऐसे ही हैं, ये भी मेरे लिए इतना ही बुरा चाहते हैं। ये इमीडिएट रिएक्शन है, और ये बहुत ऑब्वियस है कि ये रिएक्शन इस माहौल में इस वक्त नजर आता है। दूसरा रिएक्शन वो है जो उन लोगों का है जो मारने वाले टेररिस्ट के रिलीजन को, आइडियोलॉजी को, फिर मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, इकोनॉमिक क्लास हो, कास्ट, कलर, क्रीड को, स्किन कलर को बिलोंग करते हैं, लेकिन वो ये कहने से शर्मिंदगी फील करते हैं कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट मेरे नाम पे, मेरे रिलीजन के नाम पे, मेरी कास्ट के नाम पे, मेरे स्किन के कलर के नाम पे किसी ने कोई जुल्म कर दिया है, तो क्या बात यहां तक आ गई है कि मुझे कहना पड़ेगा कि भाई ये गलत किया है? ये तो गलत है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन अगर मुझे बार बार अपनी आइडेंटिटी, अपना पेट्रियटिज्म, या ये जताना पड़ेगा कि मैं ह्यूमैनिटी पे बिलीव करता हूं, और बार बार कहना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी आने लगेगी, तो वो खामोश हो जाते हैं। दोनों ही रिएक्शन सही नहीं है। इसके बारे में बात करते हैं कि क्यों नहीं सही है, कि दोनों का जो रिपरकशन होता है या दोनों का जो रिजल्ट निकलता है वो अच्छा नहीं निकलता। पहले रिएक्शन की तरफ आते हैं कि पहले रिएक्शन जो बनता है वो हमने समझा कि किस वजह से बन रहा होता है, लेकिन उसमें एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है। वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर ये है कि अकल की एक मजबूरी है। वो मजबूरी ये है कि वो जल्दी से जल्दी बॉक्स में डालने की कोशिश करती है, जज करने की कोशिश करती है। इससे उसके फैसले तेज हो जाते हैं। इसकी एक आसान मिसाल, भाई अकल क्यों दी गई थी? अकल हमारे पास इसलिए ताकि हम दुनिया में इस डायमेंशन में मूव अराउंड कर सकें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। कोई सौदा लेना है तो उसमें हमें पता हो कि हाँ ये गलत है, ये सही है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, जल्दी फैसले हो सके, इसमें टाइम ना लगे इन फैसलों में। इसको और आसान समझने के लिए यूं समझें कि अकल के पास तीन बॉक्सेस हैं, एक है ब्लैक, एक है ग्रे, और एक है वाइट। अकल जल्दी से जल्दी फैसला करना चाहती है कि मेरे सामने जो आदमी है, जो देखने में ऐसा है, ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, या इस तरह की बात कर रहा है, इसको मैं ब्लैक बॉक्स में डालूं, व्हाइट बॉक्स में डालूं, या ग्रे बॉक्स में डालूं। अगर ब्लैक बॉक्स में डाला तो ये आदमी खराब है, व्हाइट में डाला तो बहुत अच्छा है, ग्रे में डाला तो सो सो है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अकल कोशिश यही करती है कि उन्हें ब्लैक या व्हाइट में डाल के किस्सा खत्म करे। इसकी और एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये है कि आपने वो रिसर्चेस पढ़ी होंगी या देखा होगा कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो विद इन 3 सेकेंड्स और 5 सेकेंड जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो ये फैसला कर चुका होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि मुझे इसे जॉब पे रखना है या नहीं रखना। उसके अपीयरेंस से, उसके बात करने के लहजे से, उसके अंदर आने के अंदाज से। ये फैसले क्यों होते हैं? ताकि अकल आसानी से, इफिशिएंटली, कम टाइम में डिसीजन मेकिंग कर पाए। लेकिन इसका नुकसान भी है। नुकसान यह है कि फिर अकल जज करवाती है कि अगर ये ऐसा है तो इस जैसे दिखने वाले सब लोग ऐसे ही हैं, ये इस कलर का है, इस रिलीजन का है, इस इकोनॉमिक स्ट्राटा का है, तो सब लोग ऐसे ही होंगे। अब दूसरी आइडियोलॉजी पे या दूसरे लोगों पे आते हैं, वो लोग जो खामोश रहना पसंद करते हैं। देखें, हो सकता है इस बात से या इस डिस्कशन से कोई फर्क ना आए, और जो लोग खामोश हैं, ये बात उनसे मैं कह रहा हूं कि उनके कहने से
उनको शर्मिंदगी महसूस होती हो कि भाई मुझे बताना पड़ेगा क्या, ये इतना बड़ा जुर्म है, मैं ये कहूँ इसको, और मैं इससे दूर हूं, ये मुझे जताना चाहिए क्या? ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। इसमें एक हदीस जो कि बहुत मशहूर हदीस है, जिसमें अल्लाह के महबूब ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर तुम देखो क़यामत कायम हो रही है, वो घड़ी आ गई है कि क़यामत हो गई है, यानी कि दुनिया ख़त्म हो रही है, क़यामत आने वाली है, उस वक्त भी अगर तुम कोई पौधा लगा रहे थे, कोई बीज लगा रहे थे, तो वो लगा दो। इसमें इतनी बड़ी नसीहत है। वो नसीहत ये है कि अगर तुम कोई खैर का काम कर रहे थे, अगर तुम कोई नेकी का काम कर रहे थे, अगर तुम फसाद को कम कर रहे थे, तो कर जाओ। हो सकता है, हो नहीं सकता बल्कि श्योरिटी है कि वो तुम्हारे नामाए आमाल में जुड़ जाएगा और उस दिन तुम्हें फायदा देगा कि इसने इतने केओस में, इतने फसाद में भी एक अच्छा काम किया। इसने दिलों को टूटने नहीं दिया, इसने दिलों को जोड़ने का काम किया। बड़ा काम है ये। दूसरी बात, वो कुरान की आयत जो हमेशा इस इंसिडेंट पे, या जब भी ये समझाया जाता है कि इस्लाम का या इस रिलीजन का दहशत गर्दी से, टेररिज्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो बताई जाती है सूरह मायदा की आयत, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मफहूम है कि किसी ने अगर नाहक एक जान को कत्ल कर दिया तो वो ऐसा है जैसे उसने तमाम ह्यूमैनिटी को कत्ल कर दिया है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया लेकिन बहुत कम लोग हैं जो हिदायत पाते हैं या इससे समझते हैं। ये भी सच है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि रिलीजन के नाम पे दहशतगर्दी हुई और होती आ रही है। एटलीस्ट इस सेंचुरी के अंदर तो एक टाइम ऐसा गुजरा है, और 9/11 के बाद से खास तौर से, कि वो चीज़ें ज़्यादा रहीं और नैरेटिव का हिस्सा बन गई कि भाई ये इस रिलीजन को, जिसको इस्लामिक टेररिज्म कह लिया जाता है, जबकि जो लोग दीन को जानते हैं, जो लोग दीन को समझते हैं, उनको ये बात बिल्कुल साफ साफ पता है कि दूर दूर तक दहशत गर्दी का, किसी मासूम की जान लेने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, जो लोग इस बात को नहीं जानते तो उनको जानना चाहिए, फिर उनको पता नहीं है। अगर आप इस बात को जानते हैं, इस बात को क्लेम करते हैं और बताते हैं, आपके बिहेवियर में भी नजर आती है, ह्यूमैनिटी आपकी बेसलाइन है, तो आज नहीं तो हो सकता है कल उसके फ्रूट्स आए, 1 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, अगली जनरेशन उसके फ्रूट्स देखे। लेकिन अगर आप खामोश रहेंगे, अगर आपने ये सोचा कि हर वक्त मुझे चोर चोर कहा जाता है, मैं अब जवाब ही नहीं दूंगा, आप आप एक एजिटेशन में खामोश हो गए, तो भी मॉरल ग्राउंड्स पे आपने अपर हैंड नहीं लिया। और इस दीन का सारा फलसफा ही ये है कि आप मॉरल ग्राउंड्स पे अपर हैंड लें। अब वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी नजर आया कि भाई बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए जो रेज में आके लोगों ने एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को, या भाई कि वो ये भी मुस्लिम हैं, करने वाले भी, जो टेररिस्ट का एक्ट जिन्होंने किया है वो भी मुस्लिम थे, तो किसी फल वाले की दुकान टूटी, कहीं पे कोई हादसा हुआ, कहीं पे हैरेस किया गया किसी को। अब इस पे एक सवाल खड़ा होता है। वो सवाल ये है कि अगर आप गौर करें तो जिन लोगों ने ये एक्ट किया, ये हीनियस क्राइम किया ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, एक रिलीजन के अगेंस्ट नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट एक क्राइम किया, उन लोगों ने कहा क्या? उन लोगों ने यही तो कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, ये रिलीजन आइडेंटिफाई किया। उनके एक्ट को अगर आप प्रोलॉन्ग कर देंगे, उन्हीं का एक्शन अगर आपने उठा लिया और आप ये काम करने लगे, तो कहीं ना कहीं आपने उनके काम को बढ़ावा दे दिया। भाई उनका मकसद क्या था? 26 मासूम जाने उन्होंने ले ली, लेकिन उनका मकसद हो सकता है ये हो कि और जाने जाएं, लोगों की आइडियोलॉजी इस तरह की बन जाए, ये नफरतें मजीद फैल जाएं। अगर आपने उनकी ही आइडियोलॉजी को प्रमोट कर दिया, तो फिर आपने साथ किसका दिया? अपना, या आपने दुश्मन का काम आसान कर दिया? फिर एक बात, कि जो लोग समझते हैं ये इस्लाम से अटैच है, खुदा ना खास्ता, उनको एक बात पे गौर करना चाहिए। 26 मासूम लोगों में एक नाम एक मुसलमान का भी है। अब क्या ही कमाल की बात है, और ये कुदरत अपना कमाल या अपने इशारात हर जगह अपनी दलीलें दे रही होती है, हम देख सकें काश उनको, कि दो लोग जिन्होंने ये हीनस क्राइम किया, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हैं या कह रहे हैं कि हम इस रिलीजन से हैं, और वो मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं। और उन मासूम लोगों में एक शख्स है जो उसी रिलीजन को बिलोंग करता है, ये भी कह रहे हैं कि ये मुसलमान है और ये मासूम लोगों को मार रहे हैं। वो शख्स भी कह रहा है वो मुसलमान है,
यहां तक कह रहा है कि उसने अपना दीन बचाने के लिए, अपना दीन जाहिर करने के लिए अपनी जान दे दी। जबकि कितना आसान था कि वो तो ये देख रहा था कि भाई वो कलमा पढ़वा रहे हैं या नाम पूछ रहे हैं या आईडी कार्ड देख रहे हैं। बहुत आसान था, जान किसको नहीं प्यारी होती। हो सकता है कि वो उस टाइम ये कहता है कि साहब मैं भी तो उसी रिलीजन का हूं ना, मैं किसी और रिलीजन का नहीं हूं, मैं भी मुसलमान हूं मैं, और वो अपनी जान वहां पे बचा सकता था। लेकिन उसने क्या किया, उसने हकीकत दिखाई इस्लाम की कि अगर कोई मासूम नाहक कत्ल करा जा रहा है तो जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ। और उसने सिर्फ दिखाया नहीं, उसने अपनी जान दे दी। आज अगर आप, सब लोगों के सामने सोशल मीडिया है, आप लोग देखते भी हैं, हम सब देख रहे हैं, आज जो एजिटेशन या जो आपको रद्द अमल कश्मीर में नजर आ रहा है या वहां की आवाम में नजर आ रहा है, वहां की जनरल पब्लिक जिस तरह से सपोर्ट में उतरी हुई है कि भाई ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए टेररिज्म। क्यों उतरी हुई है? क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर सामने है। देखिए, ये बात कहना तो आसान होता है कि रिलीजन के नाम पे आप किसी का ब्रेन वॉश करके उससे कहते हैं अपनी जान दे दो। लेकिन एक फिनोमेना जो बहुत कॉमन है वो ये है कि अगर आपकी जिंदगी खुशहाल है, आपके पास एक फैमिली है, आपके पास खाने पीने का अच्छा सामान है, घर है, तो क्या कोई इतनी आसानी से ब्रेन वॉश होकर जान दे देगा? कश्मीर के हालात बदलने में बहुत बड़ा फैक्टर इस चीज का भी रहा है कि वहां पे खुशहाली आई है, टूरिज्म आया है, लोगों को काम मिलना शुरू हुआ है। वो भी लोग अपनी गुजरी हुई जिंदगी से, जो परेशान जिंदगी थी हर तरह से, हर एक के लिए जो भी बिलोंग करता है उस रीजन को, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो चाहे लोकल कश्मीरी हो, लेकिन आज वो उस सतह पे है कि वो भी डिनाउंस करना, वो भी हर तरह से उसको हटाना चाहते हैं कि भाई ऐसी कोई चीज ना हो। इतनी इतनी मुद्दत बाद, एक जमाने बाद वो अच्छा टाइम आया है, इस टाइम को और चलने दिया जाए। ये टाइम, ये बदनामी फिर से हमारे सर पे ना आए। अब बात उन लोगों से दोबारा जो खामोशी को बेहतर समझते हैं। देखें, मैं फिर रिपीट करूं इस चीज को कि आपके बोलने से आपको अगर लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब, सामने वाला तो इतना बुरा समझा हुआ है, हमें इतना गलत समझते हैं, हम बोल के कैसे समझा लेंगे, और वो ये कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप फसाद क्रिएट कर रहे हैं, फसाद अंग्रेजी वाला फसाद, कि आप ऐसे ही कह रहे हैं बट यू डोंट मीन इट, यू डोंट फील इट, यू डोंट बिलीव इन इट। देखें, कोई भी एक्ट हो ना, वो एक मुद्दत तक तो चल सकता है। जैसे कोई एक्टर है, अगर वो स्क्रीन पे एक्ट कर रहा है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता वो सारी जिंदगी एक्ट करता फिरे, वो अपने घर पे भी आगे एक्ट कर रहा हो, वो अपनी जिंदगी उसी रोल में गुजार दे। तो एक्ट की एक सर्टेन लिमिट होती है, लेकिन जो आपका नेचर होता है उसकी लिमिट नहीं है। वो पहली सांस से, जब वो मैनिफेस्ट हुआ आपकी साइकोलॉजी में, जब वो आपकी आइडियोलॉजी बनी, और आखिरी सांस तक रहता है। अगर खैर का अमल आपके अंदर इतना उतर गया है कि आपकी आखिरी सांस तक चलता है, आप ये नहीं देखते कौन किस रिलीजन को बिलोंग करता है, कौन किस कास्ट से आता है, कौन किस कलर का है, किस क्रीड का है, आप ये देखते हैं कि भाई इंसान है और इस पर जुल्म हो रहा है, मुझे बोलना चाहिए भाई, मुझे खड़ा होना चाहिए, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, मुझे भूखे को खाना खिलाना चाहिए, चाहे वो कोई हो। जब आपका ये एक्ट आपकी आखिरी सांस तक चलता है तो ये आपके साथ जुड़ जाता है कि भाई वो आदमी जो है ना, वो किसी को खाना खिलाने से पहले पूछता नहीं है। वो आदमी जो है ना, किसी पे जुल्म हो रहा हो तो खड़ा होने से पहले पूछता नहीं कि जुल्म करने वाला मेरी पार्टी का तो नहीं है, मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का तो नहीं है, मेरे रिलीजन का तो नहीं है, तो मैं छोड़ दूं, खामोश हो जाऊं, और मेरे अगेंस्ट है तो मैं बोलूं नहीं। एक बहुत सादा मिसाल, जो तसव्वुफ की मिसाल है, काश वो सबके समझ में आए। देखिए, जब मजलूम और जालिम की बात होती है, जब जुल्म होता है कहीं भी, तो फिर दीन सिर्फ मजलूमियत रह जाती है कि जो मजलूम है उसके साथ खड़ा होना आपका फर्ज बन जाता है। वो चाहे आपकी बिरादरी, आपके रिलीजन का हो ना हो, इंसानियत इसी को कहते हैं। और इंसानियत जिंदा भी ऐसे ही बची हुई है, उन लोगों की वजह से जिंदा बची हुई है जो अपनी जान से ज्यादा अजीज इस चीज को समझते हैं कि मैं इंसानियत को पहले बचाऊं। अब मजलूमियत पे बुखारी शरीफ की मशहूर हदीस है, जिसका मफहूम है कि अल्लाह के महबूब ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज से फरमाया, जब उनको यमन की तरफ रवाना किया, कि माज, अल्लाह से डरना। किसके बारे में?
मजलूम की हाय और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बीच में कोई पर्दा नहीं होता। अब ये हदीस इतनी वाज़ेह है कि सिर्फ लफ्ज़ मजलूम का इस्तेमाल किया गया है। ऑप्रेस्ड, मजलूम, वो जो जवाब नहीं दे सकता हो, वो जिसके पास कुछ हो ना रिटेलिएट करने के लिए, वो जो मासूम हो, जिस पे जुल्म हो रहा हो। इसमें किसी रिलीजन का नाम नहीं आया, इसमें ये नहीं आया कि फ़लाँ दीन से हो, तुम्हारे दीन से हो, तुम्हारे कबीले से हो, तुम्हारी कास्ट से हो, कुछ नहीं। मजलूमियत अपने अंदर एक रिलीजन, एक दीन बन के खड़ी हो गई ऐसे वक्त पे जब जुल्म हो रहा था, और फरमाया कि मजलूम और अल्लाह के बीच में पर्दा नहीं है। अब चाहे आपको इन बातों में उतना वज़न ना नज़र आए या उतनी दिल पे ना उतरें, क्योंकि मुझे पता है कि एक नाउमीदी की माहौल भी बन जाता है। वो जो खामोशी है वो इस वजह से भी आ जाती है कि शायद अब क्या हो सकता है, अब क्या फ़ायदा बात करने से, कोई समझने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा, देखें कि कार खैर कभी ज़ाया नहीं जाता। जो खैर का अमल है उसकी तासीर ही ये है कि वो ज़ाया नहीं जाता। और जब हदीस ने कह दिया कि क़यामत कायम हो रही हो तब तुम कार खैर नहीं छोड़ना, तो आप ऐसे वक्त में कैसे खामोश बैठ सकते हैं जबकि आपको पता है कि वक्त चेंज होता है, वक्त बदलता है, लोगों के नज़रिए बदलते हैं। लेकिन वो बदलते कैसे हैं? आपके और हमारे एक्शन से बदलते हैं, आपके और हमारे रवैये से बदलते हैं। लेकिन वो रवैये, वो एक्शंस जिनमें कंसिस्टेंसी होती है, जो चलते रहते हैं। जब बहुत बड़ा दुश्मन हो आपका, आपके बारे में बहुत बुरे ख्याल रखता हो, लेकिन उसके बाद भी वो ये देखता है ना कि भाई ये मेयारी आदमी है, इसके स्टैंडर्ड्स हैं, ये जैसा भी हो मेरा दुश्मन है, लेकिन अपने स्टैंडर्ड से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अब आपके अगर स्टैंडर्ड्स, मॉरल कंपास इतना हाई है कि वो बेसलाइन ह्यूमैनिटी को बना के चलता है, तो वो इम्प्रेस नहीं होगा, आज नहीं होगा, कल होगा, 1 साल बाद होगा, और खुदा ना खास्ता वो नहीं हुआ तो उसकी आने वाली जनरेशन होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि फ़र्क ना पड़े, फ़र्क ज़रूर पड़ता है। जब खराबी का फ़र्क पड़ता है तो अच्छे एक्शन का फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि उसका रद्द अमल या उसका इंसेंटिव आपको फ़ौरन देखने को नहीं मिलता। इसके लिए सब्र चाहिए होता है कि आप खैर के साथ, सब्र के साथ किसी के साथ खैर करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और एक दिन आता है कि वो दिल से ये मान चुका होता है कि भाई ये आदमी बहुत ऑनेस्ट है, जो भी है मैंने इसके बारे में गलत सोचा था। तो शायद ये वही इम्तिहान का वक्त है, शायद ये वही ज़माना है जिसमें अच्छे लोगों को ज़्यादा एक्ट करना चाहिए, ज़्यादा कहना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आज बात नहीं समझा पा रहे, अल्लाह ने चाहा तो उसका असर कुछ दिन बाद आएगा, लेकिन वो रायगा नहीं जाएगी। इसी बात पे आज की बात को ख़त्म करते हैं, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें ये तौफ़ीक़ दे कि अगर कहीं किसी मज़लूम पर जुल्म हो रहा हो तो बिला तफरीक़, बग़ैर ये देखे हुए कि वो किस कास्ट, किस रिलीजन, किस कलर का है, हम उसके लिए खड़े हो सकें, अपनी जान के साथ खड़े हो सकें कि नहीं भी इस पर जुल्म मत करो, ये मज़लूम है, मैं खड़ा हूँ सामने, तुम मुझ पर जुल्म कर लो। ये बड़ी चीज़ है, ये बड़ी क़ुरबानी है। कितनी बड़ी बात कही कि हदीस का मफ़हूम है कि सबसे बड़ा जिहाद, जिहाद जो कि ऐसा वैसा वर्ड बन चुका है जिससे सब घबरा जाते हैं, सबसे बड़ा जिहाद ये है कि आप जालिम के सामने कलमा हक बुलंद करें। सबसे बड़ा जिहाद कहा गया इसको कि अगर कोई जुल्म कर रहा था उसके सामने आपने जाके खड़े हो गए, आपने कहा नहीं, हक ये नहीं है, गलत कर रहे हो तुम, हक ये है, जो कि उस मुसलमान ने किया जिसने अपनी जान दी। उन 26 लोगों को शायद वो नहीं बचा पाया, उन मासूमों को नहीं बचा पाया, लेकिन अपनी जान दे के उसने ये जाहिर कर दिया कि देखो ये जो कह रहे हैं इस्लाम वो नहीं है, इस्लाम वो है जो मैं कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।